Now welcome back to HKS Science Solutions. This is the third video of measures of central tendency. Here we are going to discuss about the mode. The first two central tendencies, which is the mean as well as the median, we have already published on our channel, and the link of that video you can get on the I button just above. So before starting this video, just look at those videos as it will help you in understanding the concept of central tendency. So let's start with mode. So mode is, in simple language, the item in a sample which was repeated the maximum times, right? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो आइटम सबसे ज़्यादा रिपीट हो सैम्पल पॉपुलेशन में, वो आपका मोड है। सिंपल सी चीज़ है। मान के चलिए 1 to 10 हमने नंबर लिया जिसमें 1 2 3 4 नंबर हैं और 5 जो हैं रेस्ट ऑफ द 6 टाइम्स रिपीटेड है। तो आपके सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट है? 5 6 टाइम्स रिपीटेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है, सबसे बार रिपीटेड है। सो वही हम लोग की क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। Now, according to Crafton and Cowden, the mode of a distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated, right? जहाँ पे जिसके वो वैल्यू जिसके अराउंड जो आइटम्स होंगे सबसे ज़्यादा हैवीली कंसनट्रेटेड होंगे, मीन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, वही टिपिकल वैल्यू है जिसे हम लोग मोड बोलेंगे। नाउ जैसा कि हम लोग ने अपने मीन और मीडियम में ही पढ़ा और हमारे कोर्स में भी है कि तीनों सीरीज़ का पढ़ना होता है, तीनों तरह की ऑब्जर्वेशंस पढ़नी होती है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कंटिन्यूस सीरीज़ हो। सो अनग्रुप डेटा में जो सिंपल सीरीज़ या इंडिविजुअल सीरीज़ हम लोग के पेपर में आता है, तो इसमें तो सबसे आसान है कि इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, नथिंग एल्स, डायरेक्ट इंस्पेक्शन होता है। आपको अपने आँखों से देखना होता है कि भाई सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीटेड है, ठीक है। इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, डायरेक्ट नंबर्स दिए होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हम लोग को लार्ज नंबर दिए हैं 1 3 1 एंड सो ऑन। सो अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसीज देखें तो 1 जो वैल्यू है उसको 3 टाइम रिपीटेड है, 2 वैल्यू जो है वो 8 बार रिपीटेड है, 3 वैल्यू 14 टाइम रिपीटेड है, 4 वैल्यू 3 टाइम एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने देखा कि जो 3 नंबर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रिपीटेड है, विच इज़ द 14 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। हमारा जो सैम्पल डेटा दिया है इसमें 3 जो वैल्यू है वो 14 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो वही जो 3 होगा हम लोग का मोड हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है कि दो तरह की सीरीज़ आती हैं। पहले है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि आपको डेटा तो दिया होता है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है। हालांकि ये बहुत आसान कहने को होगा कि वाह जो डेटा दिया है उसके सामने वाली जिसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो सबसे ज़्यादा होगी वही हो जाएगा हम लोग का मोड। जी हाँ, ऐसा ही होता है। बट रियल लाइफ में जो हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशन में से करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि सैंपल में 2 या 3 आइटम्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम डिफरेंस से वैरी कर रही होती है, ठीक है। सैंपल और रियल लाइफ में हमें नहीं पता कि सैंपल पॉपुलेशन में क्या पता कम लिया हो और जिसकी वैल्यू एक्चुअल में पॉपुलेशन में ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो होता है ग्रुपिंग टेबल लगाते हैं। बहुत ईजी है, समझेंगे। तो एक एग्जांपल देखिए जिसमें हाइट इन इंच दी है और नंबर ऑफ़ पर्सन दिए हैं, ठीक है। 58 के 4, 59 के 6, 60 के 5, 61 के 10, 62 के 20, 63 के 22, 64 के 24, 65 के 6, 66 के 2 एंड 67 के 1। अब देखने में तो लग रहा होगा कि भाई 64 जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट है 24 टाइम्स, तो यही होगा, है ना, यही लग रहा है। बट एक्चुअल में हमें नहीं पता क्योंकि ये सिर्फ सैम्पल पॉपुलेशन है। क्या पता हम लोग का जो 63 है जो 22 टाइम्स रिपीट हो, ठीक है, वो हो, या फिर 62 हो जो 20 टाइम्स रिपीट है, क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन में तो हमने रेंडमली कलेक्ट कर लिया। सैंपल कलेक्शन रेंडमली होता है ना। तो लार्ज पॉपुलेशन में क्या पता जो हमारा हाइट जिसकी 62 है, जिसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 20 आई है, रियल लाइफ में वही सबसे ज़्यादा हो। तो ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, और ग्रुपिंग के साथ ग्रुपिंग टेबल बनती है, एनालिसिस टेबल बनती है। बहुत सिंपल होता है। जो हम लोग को डेटा दिया है, जैसे हाइट दी है, उसको हम लोग ने एक रो में लिख लिया, ठीक है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब जो बाकी की टेबल्स बनती हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रीक्वेंसी के लिखने के बाद ये फ्रीक्वेंसी हमारे की फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। सेकंड कॉलम जो होगा इसमें जो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे या डेटा जो फिल करेंगे वो क्या होगा कि 2 फ्रीक्वेंसीज़ का सम करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। लाइक 4 और 6 की ग्रुपिंग की, 5 और 10 की ग्रुपिंग की, 20 22 की ग्रुपिंग की, 24 6 की ग्रुपिंग की और 2 और 1 की ग्रुपिंग की। अगर आगे कोई ऐसा होता है कि 67 के बाद हाइट 68 भी आ रही है और उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी दी होती तो उसे हम लोग छोड़ देते, क्योंकि हम लोग को पेयर वाइज करना है ना, 2 के पेयर बनाने हैं। तो अब इनका सम हम लोग ने नेक्स्ट कॉलम में लिख लिया, जैसे सेकंड कॉलम में, जो कि 10 15 42 30 एंड 3 है। अब क्या होगा
कि जो थर्ड कॉलम बनेगा उसमें पहला छोड़ के 2 करने हैं, 2 की ग्रुपिंग करनी है। अब पहला मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल पे आप देखिए तो उसमें जो 4 है उसको छोड़ना है और 6 और 5 की पेयरिंग करनी है। समझ में आ रहा है? 4 छोड़ना है, पहला वाला छोड़ दीजिए और 6 और नेक्स्ट 2 की पेयरिंग कर लीजिए। तो 6 और 5 का सम ग्रुपिंग की 11 आया सम, ठीक है। 10 20 की 30 आया सम, 22 और 24 की 46 आया सम, 6 और 2 की 8 आ गया सम। ईजी है। नाउ जो ये फोर्थ टेबल बनेगी इसमें क्या होगा, 3 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक। 3 की ग्रुपिंग की, जो फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए 4 6 और 5 वैल्यू जो हैं इनका हम लोग ने ग्रुपिंग की और उसका सम लिख दिया 15। ऐसे ही हम लोग ने 10 20 और 22 का किया, 52 आ गया। 24 6 और 2 का किया, 32 आ गया, ठीक है। ईजी है। अब जो फिफ्थ टेबल हम लोग की बन रही है जिसमें हम लोग ने 5 लिखा है रोमन नंबर में, अब इसमें देखिए इसमें 1 छोड़ना है पहले वाला और बाकी 3 की ग्रुपिंग करनी है, जो कि हम लोग 6 5 और 10 की करेंगे एंड 20 22 और 24 की करेंगे, 6 2 और 1 की करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट ग्रुपिंग टेबल होगी इसमें क्या करना है, इसमें पहले 2 को छोड़ के 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो हम लोग ने 4 और 6 को छोड़ दिया फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए, और हम लोग ने 5 10 और 20 का कर लिया जिसका सम 35 आया। दैन 22 24 और 6 कर लिया जिसका सम 52 आया, मतलब ठीक है। इस तरह से हम लोग ने कर लिया। अब आप देखिए क्या हुआ, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। पहला में तो आपने डेटा फिल कर लिया जो भी आपकी हाइट दी हुई है, दूसरी टेबल में आपने जो कि पहला कॉलम बनेगा, ठीक है, ग्रुपिंग टेबल का, वो उसमें फ्रीक्वेंसी लिख दी जो कि आपको क्वेश्चन में दी थी। तीसरे में क्या किया, जो दूसरा कॉलम बनेगा एक्चुअल में उसमें हम लोग ने 2 2 की ग्रुपिंग की। तीसरे वाले में हम लोग ने 1 छोड़ के 2 2 की ग्रुपिंग की। चौथे वाले में 3 3 की ग्रुपिंग की। पाँचवें वाले में 1 छोड़ के 3 3 की ग्रुपिंग की और छठे वाले में 2 छोड़ के 3 3 की। ठीक है, ईजी पड़ेगा। पहले कॉलम में तो फ्रीक्वेंसी है, दूसरे वाले में 2 का ग्रुप, तीसरे वाले में 1 छोड़ के 2 का ग्रुप, चौथे वाले में 3 का ग्रुप, पाँचवें वाले में 1 छोड़ के 3 का ग्रुप और छठे वाले में 2 छोड़ के 3 का ग्रुप। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग की ग्रुपिंग टेबल। बना लेंगे, ईजी पड़ेगा, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसी क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे बिना देखे, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम में ग्रुपिंग टेबल आती है ना। इसके बाद हम लोग को एनालिसिस टेबल बनानी होगी। एनालिसिस टेबल में देखिए क्या है कि जो भी आपका डेटा था, जो कि साइज था, हाइट थी, ठीक है, उसको आपने लिख लिया ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको आपने लिख लिया हॉरिजॉन्टली, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आपने जो आपकी ये हमने इसीलिए मैं ग्रुप कॉलम से बोला था, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, तो उनके वो नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो 6 कॉलम बने उनका नंबर लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि जो पहला कॉलम है उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी थी। अगर आप हाइट के बगल में जो फ्रिक्वेंसी टेबल है उसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम लोग की दिखी है 24, ठीक है, जो 64 हाइट के सामने है। तो 64 के आगे हमने एक टिक बना लेना है, या रोमन नंबर में 1 लिख देना है, या सर्कल कर लेना है, ठीक है, टिक मार लीजिए, 1 बना लीजिए जैसे कि हमने बनाया है। देन सेकंड वाले में क्या होगा कि सेकंड वाले में आप देखिए जाके कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 42, ठीक है, और 42 किसके बीच में आ रहा है, 62 और 63 के बीच में। तो 62 और 63 को मैं दोनों में आपने आई बना दिया, ठीक है, ये टिक कर देंगे। देन ऐसे ही थर्ड कॉलम में देखिए कि सबसे ज़्यादा 46 आ रहा है, और 46 किसके बीच में आ रहा है, 63 और 64 के बीच में, ठीक है। 46 आप देखिए दो के पेयरिंग से जो बना है वो 63 और 64 के बीच में बना है। ऐसे ही फोर्थ कॉलम में देखिए, फोर्थ कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 52 की है, और ये 3 के पेयर से बना है। कौन से 3 के, 61 62 और 63, ठीक है। फिफ्थ वाले में आप देखिए सबसे हाईएस्ट 66 है फ्रिक्वेंसी। अब ये किस तीनों से बना है, तो ये 62 63 और 64 से बना है, ठीक है। एंड देन लास्ट कॉलम में देखिए, सिक्स्थ कॉलम में जो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 52 है, और ये किनके सम से बना है, ये बना है 63 64 और 65 वाली फ्रिक्वेंसीज़ को जोड़ के, ठीक है। आपने इस तरह लिख लिया, ये आपकी एनालिसिस टेबल हो गई। अब इसमें टोटल लिखने के लिए कि कौन से नंबर सबसे ज़्यादा है, तो 61 एक ही बार रिपीट है, 62 3 टाइम्स रिपीट है, 63 5 टाइम रिपीट है, 64 4 टाइम रिपीट है, 65 1 टाइम रिपीट है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए रिपीटेशन 63 का हुआ है, ठीक है, जो कि 5 टाइम्स हुआ है। तो 63 जो है यही आपका मोड हो जाएगा। दो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने वाली चीज़ है, और 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम में आता है और आप लूज़ करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप एक बार में वैसे भी नहीं समझेंगे, इसको आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। अगर आप नए हैं, रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा होगा। बट अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा। नाउ जो हमारी थर्ड टाइप की सीरीज़ आती है क्वेश्चन में, वो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है।
ना इसमें क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी के साथ जो डेटा होता है वो डेटा ना देके क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे देता है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल के फॉर्म में देता है, अब इसमें भी दो तरीके से हो सकता है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का क्या मतलब है, जैसे मैं बोलूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब इसमें क्या हो रहा है कि 0 से 5 बोला मैंने और 5 से 10 बोला, ठीक है। तो जो आपकी प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट है और जो प्रेजेंट क्लास की लोअर लिमिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा। आप अगर देखिए सेकेंड पॉइंट पे, इफ़ क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूस वी हैव टू ट्रांसफॉर्म क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री क्या होता है, क्लास बाउंड्री देखिए निकालने का तरीका ये है कि आपको जिस क्लास इंटरवल दिया है ना, जिसकी क्लास बाउंड्री बनानी है, तो उस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है और उससे पहले वाली क्लास की जो अपर लिमिट है उसका मीन निकालना होगा, तो वो प्रेजेंट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी, ठीक है। अभी देखने के लिए अगर आप मोड का फॉर्मूला देखिए सिंपल, तो होगा L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू आई, ठीक है। सिंपल सी है, अभी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम आपको अभी दिखाते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। तो एग्जांपल से समझिए, बहुत इजी पड़ेगा। जैसे हमको मार्क्स दिए हैं, बस ये सिंपल मार्क्स ना देखे कि हम लोग को क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, जैसे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 एंड 21 से 25, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 से 5 के बाद अगर 5 से 10 होता तो कंटिन्यूस होता, तब उस केस में हमें क्लास बाउंड्री नहीं बनानी पड़ती। बट यहाँ पे क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी क्योंकि डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। 1 के 5 के बाद 5 से 10 के बजाय 6 से 10 आ रहा है, तो हम लोग को क्लास बाउंड्री निकालनी होगी। अब जैसे कि एक क्लास इंटरवल देखिए 6 से 10, नीचे जो टेबल बनी है 6 से 10, उसमें देखिए तो उसमें जो 6 होगा, मतलब ये जो क्लास इंटरवल है 6 से 10, इसकी लोअर लिमिट 6 है और इससे पहले वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 5 है। तो 6 और 5 का सम जो होगा और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब मीन निकालेंगे तो 5.5 आएगा, तो 5.5 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। ऐसे ही अपर लिमिट निकालने के लिए इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, उसका मीन निकालिए तो 10.5 आएगा। तो इस तरह से आपके क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देन मिड वैल्यू देखिए, चाहे आप क्लास इंटरवल से निकालिए चाहे क्लास बाउंड्री से निकालिए, वो सेम ही आनी है, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकाल ली, जैसे 1 से 5 का क्या है 3 आएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं, मतलब 1 + 5 डिवाइड बाई 2 या मीन एवरेज निकालेंगे तब भी वो सेम चीज़ आएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी। नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज दी होती है क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें क्या है, जो फॉर्मूला है L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस माइनस D2 था, D1 प्लस D2 था, तो उसकी जगह यहाँ पे हम लोग ने D1 क्या है वो समझते हैं। तो D1 जो है, जो आपकी मॉडल क्लास आई, मतलब आप अगर देखिए अपने टेबल में तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम लोग की है 32, ठीक है। तो आपकी मॉडल क्लास हो गई 15.5 से 20.5, ईजी समझ में आ गया। अब इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी FM, ठीक है। और इससे पहले वाली जो क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी उसको F1 बोलेंगे, और मॉडल क्लास से नेक्स्ट की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे F2 बोलेंगे, ठीक है। तो L1 जो है, देखिए L1 जो है आपकी जो मॉडल क्लास आई है उसका लोअर लिमिट है, तो आपने लोअर लिमिट देख ली, आपका 15.5 से 20.5 जो था ये आपकी मॉडल क्लास है, तो 15.5 जो है लोअर लिमिट हो गई। FM क्या हो गया कि मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी आप देखिए 32 है, ठीक है। F1 क्या हो गया कि इस मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है जो कि 16 आएगी, ठीक है, F1 हो जाएगा। ऐसे ही उसकी अगली मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी की अगली वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो F2 हो जाएगी, जो कि 24 है, और I जो होगी विड्थ होगी, ठीक है। I जो होगी क्लास इंटरवल की विड्थ होगी, जो कि 5 है इस केस में। अब क्या होगा, इसको पूरे जो आपका नंबर्स आए, वैल्यूज़ आए, उसको जब फॉर्मूले में असाइन करेंगे तो हम लोग का 18.83 जो आएगा वो हम लोग का मोड हो जाएगा, ठीक है। इजी पड़ा। देखो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है, कि L1 प्लस जो आपका D1 बोलें अपॉन D1 प्लस D2 इंटू आई बोले, या फिर आप अगर इसको ऐसे समझ जाते हैं कि L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय 2 FM माइनस F2 माइनस F1, ये तो इंटू आई, ठीक है। जिस भी तरीके से समझे, बट आपको प्रैक्टिस के बाद ही ये समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद अगर थ्योरी का पेपर आता है तो आपको मेरिट डिमेरिट्स भी लिखने होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स मेरिट, 3-4 पॉइंट डिमेरिट लिखने ही होते हैं, तभी आपको अच्छे नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ मेरिट्स देख लेते हैं कि देखिए डायरेक्टली इंस्पेक्शन से ऑप्ट इन हो जाता है ना, जैसे कि अगर हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज़ में आया तो कितना आसान था, से देख ले जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट है वही मोड हो गया, तो ईजी है।
इंस्पेक्शन सही हो जाएगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ में आप कुछ भी रखिए, हमें तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसका देखना है ना, वही मोड होगा। तो एक्सट्रीम में आप चाहे 3 रखिए चाहे 2 रखिए, अगर 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग का 3 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मोड, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। एंड दिस एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओपन एंड क्लासेस। इसमें देखिए कि आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको इसको असेंडिंग में लगाना है कि डिसेंडिंग में लगाना है, कि नंबर आगे पीछे हो गए कोई दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ है ही नहीं। सिंपल चीज़ है, बस इंस्पेक्शन कीजिए और देख लीजिए, ईजिली अंडरस्टूड होता है। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमेना, ये भी ईजी है। क्वालिटेटिव फिनोमेना में भी जिसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा, जिसका नंबर सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीटेड है वही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव फिनोमेना के लिए भी यूज़ होता है। द वैल्यू ऑफ मोड कैन ऑल्सो बी फाउंड ग्राफिकली, ग्राफिकली फाउंड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप रखिए कि हाँ फ्रीक्वेंसी रख दीजिए, वाई एक्सिस पे अपना नंबर, और जिसका ग्राफ में जहाँ पीक आएगी बस वहीं से आप लाइन खींच दीजिए, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ के बेसिस पे भी आप इजीली बना सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या होते हैं? मोड हैज़ नो सिग्निफिकेंस अनलेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अवेलेबल। देखिए मोड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पॉपुलेशन में का जो सैंपल आपने लार्ज पॉपुलेशन जो सैंपल लिया है वो भी एनफ होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं 2-4 आइटम्स ले लिए, लाखों की पॉपुलेशन में से सैंपल आपने 5-6 उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। वो भी एटलीस्ट हज़ारों में होने चाहिए, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन, अब इतना क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा मैथमेटिकली इतना नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। इट इज़ पिक्यूलियर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, काफ़ी इसको करने में दिक्कत भी आती है। अगर इसका आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालें तो इसको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो टाइम टेकिंग भी होता है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड द डेटा मस्ट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने देखा था कि या अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज़ है तब भी आपको डेटा के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट था, ये या इसको मैंने काउंट किया था रिपीटेशन में या नहीं किया था, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग भी होता है। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड मेजर, बहुत, अगर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, डेटा को सैंपल को रीड करने की बात करें, तो बहुत आइडियल मेथड नहीं है ये, ठीक है। तो इसको बहुत रेयरली देखिए, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो मेथड होता है सेंट्रल टेंडेंसी में वो मीन होता है, वो भी अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। उसकी वीडियो हम लोग ने बना रखी है और आप सबसे पहले उसी को देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की ये वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। एंड अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग का रेंज, मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड एरर होगा। हालांकि स्टैंडर्ड एरर अब कई जगह यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स से हटा दिया गया है, बट हम लोग स्टैंडर्ड एरर को भी देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल्स में आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करने को आता है वो। इसके बाद स्क्यूनेस कर्टोसिस, देन अपने टेस्ट देखेंगे जो कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा एंड सो ऑन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थोड़ी सी बिब्लियोग्राफी की कहाँ से मैंने कंटेंट उठाया है। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट एश्चंत एंड बायोस्टैट बाय डाइनियल एंड चैड, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने अपना कंटेंट उठाया है पीपीटी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।